मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम चैप्टर 14 फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं, उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने आपको सेंड किया था। अब उसके आगे से करना है, आज हमने उसके आगे से यहाँ से पढ़ना है बेनिफिट्स ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्या फ़ायदे हैं इसके, हमें उसके बारे में हमने पढ़ना है। फर्स्ट बेनिफिट क्या है इसका, वी विल बी अनेबल टू वॉक इफ़ देयर इज़ नॉट friction between soles of our shoes and the ground. It is because when we push the ground backward, the ground reacts back only on account of friction. मेरे ख्याल से मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ, मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसमें फर्स्ट यूजेस में आपको बताया हुआ है कि हम अगर फ्रिक्शन ना होती तो हम चल नहीं पाते, क्योंकि चलने के लिए हमें क्या चाहिए, फ्रिक्शन चाहिए। सपोज़ करो अगर क्या होता, ग्राउंड बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता, फ्रिक्शन नहीं होती, फ्रिक्शन की वजह से हम क्या करते हैं, चल पाते हैं। रफनेस होती है ना, आपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में पढ़ चुके हो। तो फ्रिक्शन की वजह से ही हमें पुश मिलता है। ग्राउंड हमें फ्रिक्शन देगा तभी हम चल पाएंगे। अगर फ्रिक्शन नहीं होती तब हमें ग्राउंड कोई भी रिएक्शन नहीं देता और हम आगे कभी भी नहीं बढ़ पाते। ठीक है, इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन, नॉट फ्रिक्शन, देन देयर विल बी नो रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड। अगर फ्रिक्शन ही नहीं होती तो ग्राउंड से हमें कोई भी रिएक्शन नहीं मिलता और हम कभी भी आगे चल ही नहीं पाते। ओके बेटा, एंड हैंड स्लिप एंड फॉल डाउन, और हमेशा हम स्लिप हो जाते और गिर जाते। अब नेक्स्ट सेकेंड वाला, देयर मस्ट बी फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ एन ऑटोमोबाइल एंड द रोड। अब इसमें ये बताया हुआ है कि जो गाड़ियों के टायर होते हैं ना, गाड़ियों के टायर होते हैं और रोड पे वो चलती हैं गाड़ियाँ, तो तब भी उनको फ्रिक्शन चाहिए होती है चलने के लिए। अगर रोड स्लिपरी हो, गाड़ियों का टायर भी स्लिपरी हो, तो क्या वो कभी चल पाएंगी रोड पे? नो। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि गाड़ियों के टायर और रोड के बीच क्या होना ज़रूरी है, उनको चलने के लिए फ्रिक्शन होना ज़रूरी है। It is for the same reason that special kind of grooves are made in tires so that they offer the required amount of friction. कह रहे हैं इसीलिए टायर्स के ऊपर बहुत बढ़िया क्वालिटी की ग्रूव्स बनाई होती हैं। अब ग्रूव्स क्या होती हैं आपने देखा होगा, जैसे आपकी जो नए शूज़ या सैंडल होती हैं उसके नीचे भी ग्रूव्स बनाई होती हैं। ठीक है, ऊंचे ऊंचे सोल देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, ग्रूव्स होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, ग्रूव्स कहते हैं। इसी तरह से आपने टायर्स के ऊपर भी ग्रूव्स देखी होंगी। फिर कुछ टाइम के बाद जब आप लगातार गाड़ी चलाते रहते हो तो वो ग्रूव्स घिस जाती हैं। तो आपने देखा है जब ग्रूव घिस जाती हैं तो उस टाइम आपकी जो गाड़ी है वो रोड पे स्लिप खाती है। ठीक है, तो इसलिए उस टायर को चेंज करना पड़ता है, नहीं तो आपकी गाड़ी का क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। ओके बेटा, मतलब फ्रिक्शन हमें चाहिए चलने के लिए, लेकिन अगर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो तभी भी गाड़ी नहीं चल पाती है, और अगर फ्रिक्शन बहुत कम हो तब क्या हो जाते हैं, हम स्लिप हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए फ्रिक्शन और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। ओके बेटा। नंबर थर्ड, द surface of belt used for turning pulleys and wheels in factories are made rough so that they could provide the necessary reaction and the wheels could turn about their axle. थर्ड यूजेस में ये बता रहे हैं आपको कि आपने देखा होगा जो फैक्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे मशीनों को खींचने के लिए क्या लगाए होते हैं, व्हील्स लगाए होते हैं, व्हील्स या पुलिस। उसकी जो बेल्ट होती है वो भी कैसी होती है, थोड़ी सी रफ होती है, ताकि वो क्या करे, फ्रिक्शन प्रोड्यूस करे। अगर वो बेल्ट स्मूथ हो तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होगी और वो मशीन चल नहीं पाएगी। ओके बेटा। Number 4, the brake ladders used in the braking system of the cars and other vehicles provided with rough surfaces so that they provide maximum friction when brakes are applied. अच्छा, फोर्थ में ये बता रहे हैं कि जब गाड़ियों की ब्रेक लगाते हैं, गाड़ियों में जो नीचे जगह बनी होती है ब्रेक लगाने वाली, तो कह रहे हैं कि उसको ध्यान से देखना, वो भी कैसी होती है, उसके ऊपर भी ग्रूव्स बनाई होती हैं, लाइन बनाई होती हैं, ताकि आप जब उसके ऊपर फुट रखो तो आपका फुट स्लिप ना हो। ठीक है बेटा, मतलब फ्रिक्शन जितनी फ्रिक्शन आपको चाहिए वो हमें प्रोवाइड करे। अगर आप गाड़ी चला रहे हो, आपने ब्रेक लगानी है, आप वो स्लिपरी होता, अगर आपने बिल्कुल उसको कैसा बनाया होता, स्मूथ लगाया होता वहाँ पे ब्रेक लेदर, तो क्या होता, आपका पैर स्लिप खा जाता और आप ब्रेक नहीं लगा पाते। इसलिए वो कैसा बनाया होता है, थोड़ा सा रफ होता है, ताकि आपका फुट उस टाइम स्लिप ना खाए। ठीक है बेटा। Number 5, it is a force of friction which holds the screws and nails in the wood. फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही नेल्स जो हैं
नेल्स और जो स्क्रूज हैं आप वुड में फिक्स कर सकते हो। अगर वुड का अंदर वाला पोर्शन भी स्मूथ होता तो क्या नेल कभी उसके अंदर जाता? नहीं, वो तो उसी टाइम बाहर निकल जाता। वुड का अंदर वाला पोर्शन कैसा होता है, थोड़ा सा ये फ्रिक्शन वाला होता है, फ्रिक्शन देता है वो, ताकि नेल उसके अंदर रहे। अगर वो बिल्कुल स्मूथ होता, सॉफ्ट होता, तो कभी भी कोई भी नेल स्क्रू हम वुड के अंदर नहीं डाल सकते। ठीक है बेटा, वो उसी टाइम बाहर निकल जाता। तो ये कह रहे हैं यूजेस में हम ये पढ़ रहे हैं कि हमें लाइफ में सरवाइव करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, ये जो जितनी भी हमने पीछे एक्टिविटी पढ़ी कि हमें क्या चाहिए, इन सभी के लिए फ्रिक्शन चाहिए। द लाइटिंग ऑफ मैच स्टिक इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रेजेज द टेम्परेचर ऑफ मैच हेड टू सच एन एक्सटेंट दैट द केमिकल्स इन इट कैच फायर टू प्रोड्यूस फ्लेम। अब सुनिए, अब 6 वाले में जो मैच स्टिक की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं आपने मैच स्टिक बॉक्स देखा होगा, उसका जहाँ से आप ये माचिस की तीली को आग लगाते हो, वो वाला पोर्शन कैसा होता है, वो थोड़ा सा रफ बनाया होता है ताकि वो क्या करे, फ्रिक्शन प्रोड्यूस करे। फ्रिक्शन की वजह से आप पीछे पढ़ के आए हो, सेकंड वीडियो में आपने पढ़ा था, फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है बेटा, तो मतलब इसलिए वो थोड़ा सा रफ बनाया होता है ताकि उसमें जो केमिकल लगा है वो फ्रिक्शन की वजह से आग पकड़ ले। 7th, स्पाइक्स आर प्रोवाइडेड इन द शूज़ ऑफ एथलीट्स टू इंक्रीज दी फ्रिक्शन एंड प्रिवेंट स्लिपिंग। अच्छा, अब आपने देखा होगा जो हमारे एथलीट्स होते हैं वो सिंपल शूज़ नहीं पहनते हैं, वो दूसरे शूज़ पहनते हैं जिसके नीचे बहुत ज़्यादा स्पाइक्स लगी होती हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइक्स होते हैं, ताकि जब वो ग्राउंड में रनिंग करे तो वो स्लिप ना खाएं, वो गिरे ना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। डिसएडवांटेजेस में हम पढ़ेंगे कि क्या इसके नुकसान है। फर्स्ट, फ्रिक्शन इंक्रीजेज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द मशीन्स, दिस एनर्जी इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। अच्छा, फर्स्ट यूजेस में ये बोल रहे हैं कि फ्रिक्शन की वजह से हमें नीचे से ग्राउंड फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है मशीनों को ऑपरेट करने के लिए। ये जो एनर्जी है हमारी, ये किस में वेस्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में। मतलब जैसे सपोज करो, मैंने क्या बताया आपको कि मशीनें चलाने के लिए आपने क्या किया, तो बील या पुली आप यूज़ करते हो, उसमें लगाई होती है बेल्ट, और वो हमें क्या देता है, फ्रिक्शन। तो ये कह रहे हैं कि वो फ्रिक्शन क्या करेगा, साथ साथ में हीट भी प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि आप पीछे पढ़ के आए कि फ्रिक्शन से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये बोल रहे हैं कि फ्रिक्शन की वजह से जो हमारी बहुत सारी जो हीट एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट इसका क्या था, डिसएडवांटेज। सेकंड, फ्रिक्शन काजेज वियर एंड टियर इन द मशीन्स एंड रेंडर्स देम इनऑपरेबल। ज़्यादा फ्रिक्शन की वजह से हमारी जो मशीनें हैं वो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे हमारे घरों के जो डोर हैं, गाड़ियों के जो डोर हैं, जब उसमें हमने क्या लगाया होता है, ग्रीस लगाई होती है, ताकि वो जितनी फ्रिक्शन चाहिए उतनी ही दे। अगर हम ग्रीस नहीं लगाएंगे तो वो एक टाइम के बाद कैसी आवाज़ें अलग तरीके की आवाज़ें वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स डोर में ऑयल डाल देते हैं या ग्रीस लगा देते हैं, ताकि वो आवाज़ें ना करें और फ्रिक्शन जितनी चाहिए उतनी प्रोड्यूस हो। ठीक है बेटा। थर्ड, फ्रिक्शन रिड्यूस द स्पीड ऑफ मूविंग व्हीकल्स टू ग्रेट एक्सटेंट। अगर ग्राउंड बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहा होगा तो हमारा जो गाड़ी आप ग्राउंड पे चला रहे हो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा भी हमें नहीं चाहिए और बहुत कम भी हमें नहीं चाहिए, मीडियम फ्रिक्शन चाहिए, जिससे हम चल भी पाएँ और अपने डेली लाइफ के काम भी कर पाएँ। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है, हमसे कोई काम ही नहीं हो रहा हो, हम चल ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, टॉपिक नंबर 14.6.2, फ्रिक्शन एज ए नेसेसरी एवल। ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी है आपका कि फ्रिक्शन जो है वो नेसेसरी एविल कैसे है। ठीक है, नेसेसरी एविल होता है कि एविल तो होता है शत्रु, नेसेसरी होता है जरूरी। फ्रिक्शन है तो हमारा शत्रु है, लेकिन फिर भी हमें ये चाहिए। इस पैराग्राफ में हमने वो पढ़ना है। With friction we cannot set the bodies in motion or stop the moving bodies. Thus friction is absolutely necessary for carrying out day-to-day activities. On the other hand, friction-based energy brings about wear and tear and slows down motion. Thus we can say that friction is a necessary evil, as without it we cannot do our day-to-day activities, and with it we lose energy, speed, etc.
इस पैराग्राफ में ये बताया हुआ है फ्रिक्शन हमारे लिए ज़रूरी भी है, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो ये हमारी मशीनों को नुकसान देती है। फिर भी हमें ये चाहिए, क्योंकि इसके बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते। आपको पता है अगर फ्रिक्शन नहीं होगी चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी, इस पर सरफेस स्मूथ हो जाएंगे, हम चल नहीं पाएंगे, हमारी मशीनें ऑपरेट नहीं कर पाएंगी। इसलिए फ्रिक्शन हमें चाहिए। बेशक वो हमारी शत्रु है, लेकिन फिर भी वो हमें चाहिए। शत्रु क्यों है कि अगर ज़्यादा हो जाए तो हम कोई भी काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और अगर बिल्कुल भी ना हो तभी भी हम कोई काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसको नेसेसरी एविल कहा गया है। बेस ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम कैसे किया जाता है या कैसे किया जा सकता है, इसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन से मेथड हैं जिस मेथड्स को यूज़ करके हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। बेसिकली फ्रिक्शन इज कास्ड of the interlocking irregularities of two surfaces. Thus, if irregularities are minimized, the friction will get reduced. Following are the methods employed for reducing friction. पता क्या कह रहे हैं ये? स्टार्टिंग में आपने इस चैप्टर में पढ़ा था कि फ्रिक्शन क्या होती है जब हम दो सरफेस एक दूसरे के पास लाते हैं, ठीक है। ये एक सरफेस, ये हमने लाया दूसरा सरफेस। तो ये बोल रहे हैं कि जब दो सरफेस, जैसे सपोज करो आपने एक टेबल के ऊपर दूसरा टेबल उल्टा करके, ये एक टेबल है, इसके ऊपर आपने दूसरा टेबल उल्टा करके रख दिया। अब ये दोनों सरफेस क्या हो गए हैं, टच हो रहे हैं ना आपस में। तो ये बोल रहे हैं वो जो सरफेसेस आपस में टच हो रहे हैं वो देखने में कैसे होंगे, इसकी तरह होंगे, ठीक है बच्चे। अब ये जो ऊंची नीची जगहें मैंने बनाई हैं इसको कहते हैं इररेगुलरिटीज़। जब ये दोनों सरफेस की इरेगुलरिटीज़ आपस में क्या हो जाती हैं, लॉक हो जाती हैं। ये पहले की इरेगुलरिटीज़, ये दूसरे टेबल की इरेगुलरिटीज़। ओके बच्चे, ये आपस में क्या हो गई हैं, आप देख रहे हो लॉक हो गई हैं। जब आप इन इरेगुलरिटीज़ का जो इंटरलॉक है वो तोड़ दोगे, मतलब रेगुलरिटीज़ कम कर दोगे, तब आप क्या कर सकते हो, फ्रिक्शन को कम कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हैं हम फ्रिक्शन को कम? फर्स्ट मेथड है हमारा बाय द यूज़ ऑफ लुब्रिकेंट। अगर आप लुब्रिकेंट यूज़ करो, दो चीज़ों के बीच आप लुब्रिकेंट डाल दो, तब भी फ्रिक्शन कम हो जाएगी, ठीक है। ख़त्म नहीं होगी, कम हो जाएगी। लुब्रिकेंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन बताई हुई है। लुब्रिकेंट इज ए सब्सटेंस विच व्हेन अप्लाइड बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट रिड्यूसेस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम। लुब्रिकेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जब आप दो सरफेस के बीच उसको अप्लाई करते हो तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। द लुब्रिकेंट सेपरेट्स द टू सरफेसेस इन सच अ वे दैट द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज आर ग्रेटली रिड्यूस एज द स्पेसेस बिटवीन देम आर फिल्ड विद द लुब्रिकेंट। ऐसा इसलिए होता है कि जो दो सरफेस थे उनके बीच जो इरेगुलरिटीज़ थी, ये सरफेस नंबर 1, ये सरफेस नंबर 2, ठीक है, इसके बीच ये जो इरेगुलरिटीज़ थी यहाँ पे कौन फिल हो गया, जहाँ पे फिल हो गया लुब्रिकेंट। तो अब ये जो दोनों टेबल की जो इरेगुलरिटीज़ आपस में इंटरलॉक नहीं हो रही हैं, जिस वजह से हमें फ्रिक्शन इतनी नहीं मिलेगी, ठीक है बच्चे। तो अब यहाँ पे नीचे बताया भी हुआ है कि जो लाइट मशीन है, छोटी मशीन के लिए लेस विस्कस ऑयल यूज़ करते हैं लुब्रिकेंट, और जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं जैसे कि फैक्ट्रियों में जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं वहाँ पे हम मोर विस्कस ऑयल यूज़ करते हैं या फिर ग्रीस डालते हैं वहाँ पे। सेकंड हमारा मेथड है बाय यूजिंग सोप सोल्यूशन। सोप सोल्यूशन आपको पता है स्लिपरी नेचर का होता है। पानी में सोप को डिज़ोल्व कर दो, जो शैम्पू डाल के मिक्स कर दो, तो वो सोल्यूशन कैसा होगा, स्लिपरी। तो अब आप दो चीज़ों के बीच जहाँ पे सिर्फ फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है उनके बीच आप अगर सोप सोल्यूशन डाल दो तो आपको पता ही है सोप सोल्यूशन स्लिपरी नेचर का होता है, तो ये क्या करेगा, फ्रिक्शन को कम कर देगा। थर्ड यूज़ है हमारा बाय यूजिंग फाइन पाउडर। मतलब आप क्या करो, दो चीज़ों के बीच पाउडर फेंक दो। फाइन पाउडर होता है बिल्कुल स्मूथ पाउडर फेंक दो, तभी भी वहाँ फ्रिक्शन कम हो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि आप कैरम खेलते हो, कैरम बोर्ड खेलते हो, तो वहाँ पे जो कैरम के कॉइन्स होती हैं, जब आप उसको स्ट्राइकर से स्ट्राइक करते हो तो जब वो स्मूथ नहीं जा रहा होता है तो हम क्या डालते हैं, वहाँ पे पाउडर डालते हैं। फिर क्या होता है, उससे स्ट्राइकर हमारा फास्ट मूव करता है। मतलब उस टाइम जब हम पाउडर डालते हैं तो फ्रिक्शन जो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया हुआ कि टैल्कम यूज़ करते हैं हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, टैल्कम पाउडर यूज़ करते हैं। और क्या यूज़ करते हैं वो भी बताया हुआ है, एक मिनट। और यूज़ करते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी एक हमारे पास मटेरियल होता है जिसको हम मशीनों में डालते हैं पाउडर करके, बिल्कुल इसको क्रश करके पाउडर बनाया जाता है, फिर इसको यूज़ किया जाता है मशीनों में।
ठीक है, मैंने सिंपल एग्जांपल कैरम की बताई, वो भी इस एग्जांपल में बताई हुई है, यहाँ से पढ़ लेना। यहाँ से फॉर एग्जाम्पल वी स्प्रेड इट ऑन कैरम बोर्ड सो एज टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन कैरम बोर्ड एंड द कॉइन्स। ठीक है। फोर्थ है वाई पॉलिशिंग। अगर आप पॉलिश कर दो दो चीज़ों के बीच, जैसे डोर के बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहा है तो आप पॉलिश कर दो तो उससे उसकी फ्रिक्शन कम हो जाएगी। बाय स्ट्रीम लाइनिंग, स्ट्रीम लाइनिंग में लिखा है कि जब आप चीज़ों की शेप स्ट्रीम लाइनिंग कर देते हो, बना देते हो, तभी भी फ्रिक्शन कम हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा, मैं सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ आपको कि सपोज़ करो एक बच्चे ने अपनी कॉपी के 2 पेज फाड़े, एक पेज को उसने एरोप्लेन की शेप में बना लिया, दूसरे को उसने सीधा ही रखा। अब उसने दोनों पेज छत से फेंके तो सबसे पहले कौन सा पेज नीचे गिरेगा? जो जिसको उसने एरोप्लेन में बनाया था। मतलब एरोप्लेन वाली जो शेप होती है वो कौन सी शेप होती है? स्ट्रीम लाइन। ठीक है, जो मतलब आगे से पतली होती है। इस तरह की आपने देखा होगा बोर्ड की भी इसी तरह की शेप होती है, जो समुद्र में बोर्ड चलती है वो भी आगे और पीछे से कैसी होती है? स्ट्रीम लाइन। फिश की शेप भी कैसी होती है बेटा? जो पानी में तैरती है वो भी स्ट्रीम लाइन शेप होती है। ठीक है बच्चे, आप सभी को पता है। तो ये वाली जो शेप होती है स्ट्रीम लाइन होती है कि अगर आप क्या करो, चीज़ों को स्ट्रीम लाइन बना दो तभी भी फ्रिक्शन कम आप कर सकते हो। 6 है वाई कन्वर्टिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। कि अगर आप कोई स्लाइड चीज़ को घसीट रहे हो, जैसे एक टेबल है उसके ऊपर दूसरा टेबल रखा है, पहले इस टेबल को आपने क्या किया, उसके ऊपर घसीट रहे हो, फिर आप क्या करोगे? उस टाइम ज़्यादा फ्रिक्शन मिल रही है। जब इसी चीज़ के नीचे आपने लगा दिया टायर, अब बताओ अभी भी आपको उतना ही जोर लगाना पड़ेगा जितना पहले लगा रहे थे? नहीं, अब फ्रिक्शन क्या हो जाएगी? अब आपको फ्रिक्शन कम मिलेगी। ओके बेटा, तो इस टाइप में इस एग्जाम्पल में वही बताया हुआ है, जब आप स्लाइड के नीचे टायर लगा देते हो तो आप 10 टाइम फ्रिक्शन को कम कर सकते हो, 10 टाइम फ्रिक्शन को कम कर सकते हो। ठीक है, और क्या है? हाँ, यहाँ पे ये बताया हो कि जो बड़ी बड़ी मशीन्स को या फिर गाड़ियाँ आपने देखी होंगी, उनके नीचे टायर लगे होते हैं ताकि फ्रिक्शन उसको कम मिले। और फ्रिक्शन टायर्स के बीच में आपको इस तरह के छोटे छोटे रोलर्स देखने को मिलते हैं। ये क्यों लगे होते हैं? बाल रोलर्स, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वाल बीयरिंग। ये लिखा है वर्ड बाल बीयरिंग, जिसको मैंने अंडरलाइन किया, वाल बीयरिंग। वाल बीयरिंग से क्या होता है? ये सभी बॉल्स जब घूमेंगी तो फ्रिक्शन को ये क्या करेंगी? कम कर देंगी। ठीक है बेटा, ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब इसकी सिर्फ एक्सरसाइज बची है, उसको भी मैं PDF के थ्रू आपको शेयर कर दूंगी। ओके बेटा, थैंक यू। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा तो वो आप, कोई टॉपिक समझ नहीं आया होगा तो वो आप मुझे बोलोगे। ओके बच्चे।